आज के निबंध का टॉपिक हमारा भारत की विदेश नीति। और जहाँ तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, पूछा जाएगा कि इसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है। इस टॉपिक को तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग इसकी अच्छी प्रस्तावना बनाएं। इसके बाद विदेश नीति क्या होती है इसको समझें। फिर किसी विदेश नीति के अंदर क्या क्या तत्व होते हैं और वो भारत की विदेश नीति में है या नहीं, ये भी देखना है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्य, क्योंकि अगर परिवर्तन आया है या आएगा जैसा हमें लगता है, तो भारत की विदेश नीति में यही दो परिवर्तन, उद्देश्यों को लेकर और तरीकों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर हो सकता है ना। फिर थोड़ा सा इतिहास इन सब के साथ साथ कि जो सिद्धांत या उद्देश्य हैं वो कैसे बने। तो दो भागों में बांट लेंगे इसे, आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद में शीत युद्ध से पहले यानी कोल्ड वॉर से पहले और कोल्ड वॉर के बाद। और कोल्ड वॉर के बाद भी मोदी जी का थोड़ा सा योगदान बढ़ा है पिछले कुछ समय से, तो वहाँ तक लेकर आएंगे हम इसे, और वर्तमान कोरोना काल तक इसे खींचेंगे। तो निश्चित रूप से टॉपिक लंबा हो जाएगा, समझ लीजिए, फिर अपने अनुसार आप टॉपिक के अनुसार उसे एडिट कर लीजिएगा। ओके। तो एक प्रस्तावना तो बहुत सामान्य सी है। ये जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी के समय दिया था, और इसको पिछले कुछ सालों पहले भारत के जो विदेश राज्य मंत्री थे मिस्टर शशि थरूर, उन्होंने कई जगह कोड भी किया है इसे, है ना। तो उतना नाम तो नहीं देना, लेकिन हाँ नेहरू का नाम लिखते हुए, क्योंकि भारत की विदेश नीति के, आज़ाद भारत की विदेश नीति के जो रचनाकार हैं, शिल्पकार हैं, वो जवाहरलाल नेहरू हैं। तो अच्छी शुरुआत हो सकती है आपके लिए प्रस्तावना के लिए। ठीक है। इसके अलावा दूसरी शुरुआत कर सकते हैं, और शुरुआत अगर नहीं करना चाहते तो इसे उसके आगे जोड़ दीजिए जो हम लोग अब लिखेंगे। ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक तो कोई समस्या कोई नहीं हो रही होगी। जो सेंटेंस आपके सामने है, तो उन्होंने बता दिया है कि भारत विश्व से अलग नहीं है ना। भारत का नाम लिया, विश्व से जोड़ा उसे, अलग राष्ट्रों और लोगों से भी जोड़ा, है ना। और अंत में कह दिया कि कोई भी देश, राज्य एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट आपके सामने ये रहेगा। दूसरे स्टेटमेंट में आप लिख लें उसे, यह राय या यह विचार और महत्वपूर्ण हो जाता है कब, जब, लिखें आप लोग आगे, एक विस्तृत भूभाग, एक्सटेंडेड ज्योग्राफिकल एरिया विथ 2.7% ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का कितना हिस्सा है? 2.7%। विशाल जनसंख्या, तो लगभग 17% के आसपास, एग्जैक्टली शायद यही होनी चाहिए। कॉमा, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक ज्योग्राफिकल कंडीशन, और प्राचीन काल से ही विश्व संबंधों में इसकी अनिवार्य उपस्थिति। इन सब के साथ साथ वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में यह अनिवार्य हो गया है कि भारत जैसा देश और उसकी विदेश नीति निश्चित रूप से ही भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए जरूरी है, उस पर बात की जानी चाहिए। ठीक है। क्योंकि भारत कुछ करता है उससे भी, और कुछ नहीं करता है उससे भी, विश्व का सिनेरियो बदलता है या उसके बदलने की संभावना बनती है। ठीक है। तो अगर एक देश इतना महत्वपूर्ण है
तो फिर उसकी विदेश नीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आप कहेंगे तो भारत की विदेश नीति क्या है। इससे पहले हम संक्षेप में लिखिए इसी शब्द को, विदेश नीति क्या होती है उस पर बात करना प्रासंगिक होगा। इतना लिखने के बाद सीधी परिभाषा या अर्थ लिख दें, एक ऐसी ढांचा या एक सिद्धांत हित और उद्देश्यों के प्रति वचनबद्धता है ना, जिसमें कोई भी देश, उसकी सरकार बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग अलग स्वरूपों में संचालित करती है। ये स्वरूप द्विपक्षीय यानी बायलैटरल, क्षेत्रीय यानी रीजनल और बहुपक्षीय यानी मल्टीलैटरल हो सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं विदेश नीति। और किसी भी देश की विदेश नीति में कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं, जैसे घरेलू राजनीति, अन्य देशों, पड़ोसी देशों की नीतियां, उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी स्पेसिफिक जियो पॉलिटिकल कंडीशन। किसी भी देश की विदेश नीति का ये तत्व होते हैं। और सबसे बड़ा तत्व होता है अपने देश का हित। ठीक है, तो विदेश नीति किसी देश का अन्य देश या पूरे विश्व के साथ संबंध है, और उस संबंध में हमें सर्वोपरि अपने लाभ हानि रखने होते हैं, अपने संसाधनों का ध्यान रखना होता है, और उसके साथ हमारे ऊपर जो जोखिम है वो भी तत्व शामिल है ना। तो किसी विदेश नीति को अगर हम एक नाम देना चाहें क्या होती है, तो ये सब उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भारत की विदेश नीति भी इनसे इतर नहीं है, इसी दायरे में सम्मिलित होती है। ठीक है, अर्थ लिख दिया आप लोगों ने, तो आगे लिखें। देखते हैं कि इस विदेश नीति और भारत के संबंध कैसे रहे हैं, क्या भारत इन तत्वों को शामिल करता रहा है या करता है। इसके लिए आवश्यक है कि भारत के विदेश नीति के इतिहास को जाना जाए। ठीक है, तो आज़ादी से पूर्व अगर हम प्राचीन काल में देखें तो भारत की विदेश नीति का प्रमुख तत्व रोमन साम्राज्य है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से भी देख सकते हैं आप, व्यापार और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अधिक रहा है ना। बाकायदा प्रत्येक बड़े साम्राज्य में एक विदेश मंत्री होता था। तो विदेश मंत्री का होना क्या दिखाता है कि उस समय के देश, जैसे आप देखेंगे अशोका का एग्जाम्पल देंगे कि अशोक ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इंडिया से बाहर भेजा। तो उस समय की अशोक की विदेश नीति क्या है, धम्म केंद्रित है, और उसमें भी समय समय पर बदलाव आए हैं। धम्म अपनाने से पहले उसकी नीति कैसी है, साम्राज्यवादी नीति है, और धम्म अपनाने के बाद वो, तो संस्कृत में लिखते हैं ना, सॉरी उसमें पाली में भेरी घोष से धम्म घोष की नीति बदली उसकी। तो इन शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो भेरी घोष माने तलवार की नीति, धम्म घोष माने धर्म की नीति का दिखाई देता है। इसी प्रकार से अगर हम गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त की बात करें तो वहां भी विदेश नीति दिखाई देती है। मध्यकाल में भी चूंकि
सल्तनत काल में और मुगलों के दौर में ये सब लोग बाहर से आए, अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए उन्होंने अपनी विदेश नीति को अपने से जोड़े रखा या उसमें केंद्रीय स्थान दिया। जैसे बाबर है ना, उसका नाम ले सकते हैं कि बाबर हमेशा से अपने जन्म स्थान के लिए सोचता रहा, भले ही भारत में शासन कर रहा है लेकिन वो वहां से जुड़ा हुआ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और देने वाला था। चलिए ठीक है, मैं याद आते ही मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आधुनिक काल में आ जाइए। इतिहास बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है ना, बहुत छोटा रखना है हम। लेकिन हाँ, एक चीज़ कह सकते हो कि इस पूरी विदेश नीति में जो केंद्रीय तत्व है वो अहिंसा का तत्व है। बुद्ध का प्रभाव हमेशा दिखाई दिया हमारी विदेश नीति में। तो व्यापार केंद्रित, सांस्कृतिक आदान प्रदान केंद्रित और सबके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने की नीति है। हाँ, मैं बुद्ध का उदाहरण दे रहा था आपको। तो उस समय श्रीलंका के राजा शैलेंद्र ने क्या किया था, भारत में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति गया में मांगी थी और वो दे दी गई थी उसको, है ना। आप हुमायूं के एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हुमायूं जब भारत से हारा तो कहाँ भागा, ईरान। और वहाँ के राजा तपस से मदद लेकर भारत आया और उसने सूरी साम्राज्य का अंत करके फिर से मुगलों की सत्ता स्थापित की है। तो भारत पूरे दौर में अछूता नहीं रहा, सक्रिय भूमिका निभाता रहा। ठीक। आधुनिक काल में जब हम गुलामी के दौर में आते हैं तो हमारी विदेश नीति ब्रिटिश तय करते हैं, ब्रिटिश तय करने लगते हैं और इसमें उन्होंने अपने साम्राज्यिक हितों को केंद्र में रखा है। ठीक है, साम्राज्यिक हितों को वहां उन्होंने केंद्र में रखा। लेकिन भारत के लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में सक्रिय भागीदारी की, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने भागीदारी करने से मना कर दिया। तो भारत भले ही गुलाम है लेकिन फिर भी भारत के लोगों ने यथासंभव अपना रिप्रेजेंटेशन विश्व विदेश नीति में बनाए रखा। तो एक छोटा सा पैराग्राफ आप यहाँ पर दे सकते हैं। कांग्रेस के कई सम्मेलन हुए थे आज़ादी से पहले, उसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ अपने कुछ सिद्धांत बनाए थे, जैसे नस्ल भेद का विरोध करना, नस्लीय भेदभाव का विरोध करना है, उपनिवेशवाद का विरोध करना है, साम्राज्यवाद का विरोध करना है। तो आज की भारत की विदेश नीति में अतीत की विदेश नीति का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, आजादी के बाद भारत ने अपनी स्वतंत्र आधुनिक विदेश नीति बनाई, जिसमें अभी तक कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। जरूरत के अनुसार हम परिवर्तन करते रहे हैं और अच्छी विदेश नीति उसी को कहा जाता है जो अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए समय समय पर अपनी समीक्षा करती रहे। ठीक है, तो भारत की नीति के शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं, उनका नाम लिखेंगे। आज भी उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांत भारत की विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत है। और यहीं से हम सिद्धांतों पर आ जाते हैं कि भारत की विदेश नीति का सिद्धांत क्या क्या है। तो भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत पंचशील के सिद्धांत हैं और आपको उनको देना ही होगा, लिखना पड़ेगा। आपको भी आना चाहिए, उनको लिखें कि पंचशील थ्योरी क्या है, जो भारत और चाइना के संदर्भ में विकसित हुई थी और बाद में भारत ने फिर उसे संपूर्ण विश्व के साथ शेयर किया है या उसको अपनी विदेश नीति का आधार बना लिया है। ठीक है, तो जो बात मैंने अभी कही वो आपके सामने है। जैसा मैंने कहा कि साम्राज्यवाद है तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश काल में पैदा हो गया, रंग भेद के खिलाफ ब्रिटिश काल में पैदा हो गया, है ना। सभी राष्ट्रों के साथ
फ्रेंडशिप रिलेशन ये भारत का आज़ादी से पहले ही निर्धारित था। इन सब के साथ साथ चाइना के साथ जब हमने पंचशील का निर्धारण किया, इनको आप जरूर लिखें, इसके बिना आपका निबंध अधूरा रहेगा। चाहे आप कॉमा करके लिखें, लेकिन लिखें जरूर, ठीक है। ओके, आप लोगों को वॉइस आ रही है सभी लोगों को? यस सर। सर आ रही है। हाँ, मीनाक्षी को नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, वो ऑडियो वीडियो सुन लेंगी, ठीक। तो अगर आप इनको समझना चाहें तो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान है। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब है कि हम किसी भी देश के विरुद्ध। हेलो सर। हाँ मीनाक्षी बोलें, बोलिए मीनाक्षी। अवनी, आप अवनी कुछ कह रहे हो? नो सर, बाय मिस्टेक। अच्छा, बाय मिस्टेक। मीनाक्षी को टेक्स्ट कर दो कि वॉइस तो सबके पास आ ही रही है, आई थिंक, ठीक है। तो मैं ओके सर। आपको ये समझा रहा था कि क्षेत्रीय अखंडता का मतलब क्या है। इसका अर्थ सीधा है कि भारत अपनी जमीन का प्रयोग अपने किसी दूसरे, जिसके साथ हमारी विदेश नीति संबंध है, उसके विरुद्ध नहीं होने देगा। यह है क्षेत्रीय अखंडता, ठीक है। यानी अपनी जमीन का प्रयोग हम अपने किसी मित्र के लिए या उसके हितों के विपरीत नहीं करेंगे, ये क्षेत्रीय अखंडता है, ठीक है। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब यह है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, युद्ध भी नहीं करेंगे, जिससे कि दूसरे देश को गुलाम होने की संभावना या किसी का अधीन होने की स्थिति पैदा हो। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे दूसरा हमारे समकक्ष महसूस करे, और हम ऐसे काम करेंगे जिससे दूसरे को लाभ हो, ठीक है। इसी को कहते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस। यानी हम तब तक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक कि हमारे अस्तित्व को कोई समस्या नहीं हो। हम दूसरे को तभी डिस्टर्ब करेंगे जब हमारे एग्जिस्टेंस को प्रॉब्लम होगी, तब तक हम को एग्जिस्टेंस में रहेंगे, ठीक है। इन सबको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे पर कोई अटैक भी नहीं करेंगे। दूसरे की संप्रभुता तब रहेगी जब हम दूसरे पर अटैक ना करें, तभी वो संप्रभु है। और परस्पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे अगर अमेरिका में जो भी हो रहा है वो उनका इंटरनल मामला है, हम अपनी राय उस पर अनावश्यक रूप से नहीं देंगे। पाकिस्तान में अगर फौजी शासन लग रहा है तो ये उनका इंटरनल मसला है, हम उससे कोई लेना देना नहीं है। कब तक? जब तक कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ये है परस्पर हस्तक्षेप ना करने का सिद्धांत, ठीक है। यही थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि संभवतः आपने पंचशील का नाम सुना होगा, लेकिन पंचशील में क्या क्या शामिल है अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, इसके अलावा भारत की विदेश नीति के और क्या सिद्धांत हैं, तो आप लिखेंगे गुट निरपेक्ष भारत की नीति का सिद्धांत है। गुट निरपेक्ष आप समझते हैं, नेहरू का ही योगदान था, पंचशील मोदी का योगदान है। और गुट निरपेक्ष है कि भारत किसी गुटबाजी का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि उस समय विश्व दो भागों में बटा हुआ था, अमेरिका और रशिया, यानी दो पोल थे। अब भारत किसी पोल में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं था कि भारत दोनों का विरोध करता है। भारत ने कहा कि हम अपने हितों के अनुसार दोनों से संबंध रखेंगे, और हम किसी गुट में शामिल होकर दूसरे के साथ कोई भी संबंध खराब नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि इस नाम पर ही भारत के साथ 120 से ज्यादा देश आ गए और गुट निरपेक्ष आंदोलन तैयार हो गया। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत की पूरे विश्व की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ माना जाता है। यद्यपि भारत में उसका थोड़ा सा दुष्परिणाम भुगता, लेकिन जिस समय ये नीति अपनाई गई उस समय इससे बेहतर कोई नीति नहीं मानी गई।
ये है गुटनिरपेक्ष, और गुटनिरपेक्ष आज भी रेलेवेंट है। ठीक है, तो कभी जीएस पढ़ने का मौका मिलेगा तो हम गुटनिरपेक्षता पर बात करेंगे। यहाँ गुट का मतलब समझ में आ गया ना, अमेरिका गुट ना रशिया गुट, निर्गुट भी कहते हैं इसलिए इसको, गुटनिरपेक्ष को निर्गुट भी कहा जाता है। नॉन अलायंस, हम किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये उनका या भारत की विदेश नीति का दूसरा बड़ा सिद्धांत है। तीसरा बड़ा सिद्धांत है शांति, अर्थात परमाणु हथियारों का हम साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको बेसिकली दो ही सिद्धांतों का चर्चा ज़्यादा करनी थी, एक पंचशील और दूसरा गुटनिरपेक्षता। ठीक है, ये भारत की विदेश नीति के सिद्धांत माने गए। ठीक है, अब ये सिद्धांत किस उद्देश्य से रखे गए हैं उन उद्देश्यों को भी देख लेते हैं। तो लिखेंगे, इन सिद्धांतों से भारत की विदेश नीति के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि भारत की विदेश नीति के क्या उद्देश्य रहे अभी तक। तो बहुत सामान्य से उद्देश्य हैं, हाँ, लेकिन यहीं से आपका क्वेश्चन थोड़ा घूमता भी है। सबसे पहले भारत का उद्देश्य क्या रहा? अपने हितों का, अपने जो हित हैं उनको पूरा करना। किसी भी देश का विदेश नीति का सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। वो देश मूर्ख हैं जो अपने हित को छोड़कर विश्व की शांति के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ भी अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं, उसके बाद हम बाकी के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हित या किसी दूसरे के हित विरोधी हैं, लेकिन अगर विरोधी हुए तो हम अपने हितों को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, दूसरा जो उद्देश्य रहा कि भारत एक नव स्वतंत्र देश था और उस समय दुनिया दो भागों में बटी है, तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी आर्थिक विकास। ठीक है, तो हमने गुटनिरपेक्षता इसलिए फॉलो की क्योंकि हम किसी गुट में जाकर ये नहीं दिखाना चाहते थे कि हमें किसी एक ही चीज चाहिए, बल्कि हमारे लिए जरूरी था क्या था कि जिसके पास जो भी अच्छा है, जो हमारे विकास के काम आ सके, हम उसे अपना लेंगे। ठीक है, और तब से लेकर आज तक किसी भी देश की विदेश नीति में, और खासकर ग्लोबल वर्ल्ड में, है ना, भूमंडलीकरण के दौर में, उदारीकरण के दौर में, किसी विदेश नीति का आज ये प्रारंभिक उद्देश्य होता है। तो जब मैंने कहा अपना हित, तो अपने हित में कौन सा हित है आज की डेट में? आर्थिक विकास, है ना। उदाहरण के लिए भारत चाइना के बीच अभी जो क्लैशेस हुए, इसके बावजूद भी युद्ध नहीं हुआ, होगा भी नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि दोनों को ही पता है कि इससे जो विकास की यात्रा दोनों देशों ने तय की है, विकास, आर्थिक विकास के नाम पर, वो पीछे छूट जाएगी। एक युद्ध किसी भी देश को, बड़ा युद्ध, 30 से 50 वर्षों के पीछे धकेल देता है। तो चाइना और भारत दोनों ही विश्व गुरु बनना चाहते हैं, वैश्विक ताकत बनना चाहते हैं। दोनों ही चाहेंगे कि वो युद्ध में अनावश्यक उलझें और अपने आप को पीछे धकेलें। ठीक है, तो इसलिए आर्थिक विकास आज सर्वोपरि है, हितों के स्तर पर सर्वोपरि माना जाता है। तो हम आगे चर्चा करेंगे। आज भारत की विदेश नीति में जो बदलाव आए हैं या नए तत्व जुड़े हैं, उनमें आर्थिक विकास महत्वपूर्ण हो गया है ना। तो वो आगे चर्चा में करूंगा जब बदलाव की बात आएगी तब। इसके बाद आज़ादी के समय हमने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंगभेद का बहुत लंबा कड़ा अनुभव था। तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, इसका विरोध जरूर करेंगे, और हम हमेशा करते रहे। किसी भी गुलाम देश को आज़ाद कराने में भारत की भूमिका हमेशा से रही। कोई देश दूसरे देश पर कब्जा करता है, भारत उसकी आलोचना करता है। ठीक है, तो ये आज तक हमें दिखाई दे रहा है। तो इंडोनेशिया हो, चाहे अफ्रीका के देश हों, चाहे लैटिन अमेरिका के देश हों, एशिया के देश हों, भारत ने हमेशा गुलाम देशों के साथ खड़े होकर निसंकोच आवाज उठाई उनकी आज़ादी के लिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद निशस्त्रीकरण, डी आर्मेटाइजेशन जिसको कहते हैं, क्योंकि वैश्विक हथियार, वैश्विक विनाश के हथियार तैयार हैं, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम और जाने कितने बम। तो भारत शुरू से शांति प्रिय देश रहा है, तो किसी भी अनावश्यक आर्मेटाइजेशन का वो प्रयोग समर्थन नहीं करता। तो भारत डी आर्मेटाइजेशन का समर्थन करता है, यानी
किसी के पास अनावश्यक शस्त्रों की होड़ की भारत आलोचना करता है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना कि भारत शस्त्र का विरोध नहीं है, भारत ऐसे शस्त्रों का विरोध करता है जो विनाशकारी हैं, वैश्विक विनाश के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, अन्यथा ऐसा लगेगा कि भारत अगर निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है तो खुद परमाणु बम क्यों बना लिया उसने। तो वहां उसका जवाब ये भी है, और इसमें हम दिखाएंगे परिवर्तन आया है कि भारत स्टिल निशस्त्रीकरण का समर्थक है। इसके बावजूद भारत ने परमाणु बम इसलिए बनाए क्योंकि किसी भी सक्षम देश के पास अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, और उसे इस दिशा में जो भी कदम उठाना चाहिए वो उठाए। तो भारत ने परमाणु हथियारों का विकास अपनी सुरक्षा के लिए किया है, ना कि दूसरे को डराने के लिए या दूसरे पर कब्जा करने के लिए। इसे ही हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं। प्रथम प्रयोग का सिद्धांत नहीं लागू, मतलब लागू नहीं होता हमारे यहाँ। यानी हम पे कोई आक्रमण करेगा तो हम अपनी सुरक्षा में, उसमें थोड़ा सा बदलाव मोदी सरकार की वजह के दौर में ये आया है। अभी तक तो ये था कि वो प्रयोग करेगा तब हम प्रयोग करेंगे। मोदी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर हमें संभावना भी लगी कि अगर हमारे खिलाफ परमाणु हथियारों का प्रयोग हो सकता है तो हम अटैक करेंगे, तो हम परमाणु हथियारों का प्रयोग कर डालेंगे। ये नया परिवर्तन है। पिछले 1-2 सालों में आप देख रहे होंगे सरकार ने साफ साफ कह दिया है। सरकार अभी भी कह रही है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी अभी भी है, लेकिन इसमें छोटा सा बदलाव यही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अगला समर्थन परंपरागत उद्देश्य क्या है? एफ्रो एशियाई देशों का साथ सहयोग। एफ्रो एशियाई क्यों लिखा आपने? पश्चिम यूरोप क्यों नहीं लिखा? अमेरिका क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये सब विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, और भारत जब आजाद हुआ तब अविकसित है और अब विकासशील है। तो जाहिर सी बात है कि भारत की जो समझ है या जो समस्याएं हैं वो इन देशों के साथ कॉमन है, और आज भी ये देश भारत के साथ जब खड़े होते हैं तो उसके पीछे यही उद्देश्य है। उन देशों का भी यही रहता है कि भारत ने हमेशा इन देशों का समर्थन किया है, क्योंकि ये कभी ना कभी गुलामी के शिकार रहे हैं। जैसा कि आपके आगे दिखाई भी दे रहा होगा, साम्राज्यवादी नीतियों का दंश भारत ने भी झेला है, तो स्वाभाविक बात है भारत उनके साथ खड़ा हो जाएगा जाकर। ठीक है, चलिए यूनाइटेड नेशन में बिलीफ है, ये हमारा प्रिंसिपल है और हमारा उद्देश्य भी है, तो आप इसे अपना सिद्धांत भी बना सकते हैं कि भारत ने हमेशा से शांतिपूर्ण विश्व के लिए और विकासशील विकसित विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अनिवार्य माना है। ठीक है, और बदलाव यही है इसमें कुछ हल्का सा कि अनिवार्य नहीं माना, बल्कि भारत इसमें अब सुधारों के लिए कटिबद्ध है, और उसके लिए भारत कैंपेनिंग भी कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को कैसा बनाया जाए। और इस हो सकता है कि इस पर आपसे अलग प्रश्न पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव की कितनी जरूरत है। तो वहाँ यहाँ आप लिखेंगे, ये पिछले कुछ समय बदलाव आया है कि भारत ने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से उठाया है कि संयुक्त राष्ट्र अगर लोकतांत्रिक देशों की संस्था है तो इसमें खुद के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, और उस नाते भारत जैसे विश्व को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। आप लिखेंगे ये छोटा सा सुधार पिछले 20-25 सालों में भारत कोशिश कर रहा है। सर जी जी सर, अभी तो भारत बन गया है ना अस्थायी सदस्य उसका। हाँ, लेकिन हम स्थायी की बात कर रहे हैं ना। अच्छा सर, भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता का दावा कर रहा है। उस पर एक ओके अलग सर। अलग डिबेट है, वो अलग आप चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और सभी देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमेशा से प्राचीन काल से रहे हैं तो आज भी हैं। एक चीज और जोड़ेंगे इसके साथ, और वो है भारत किसी प्रकार के खतरे के खिलाफ भी सभी देशों के समर्थन की उम्मीद करता है और देता भी है। इसलिए यूनाइटेड नेशन के जितने भी बड़े पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, भारत सबसे बड़ा सहयोगी हो जाता है ना। और कोरोना के दौर में भी आप देखेंगे कि भारत चाहे खुद कर्जा लेता हो, कर्जे में है, लेकिन जैसे भी कोई नेचुरल क्लाइमिटी आती है, कोरोना जैसा कोई क्लाइमिटी आती है, भारत सभी देशों को पूरी क्षमता के साथ क्या करता है, खतरों से बचाने के लिए सहायता करता है। ठीक है,
तो ये जरूर लिखिएगा, अच्छी चीज होगी। इन सब के साथ साथ एक पैराग्राफ जो बहुत कम लोग लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे उसको। ये तो परंपरागत उद्देश्य थे, हैं और रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, है ना। भारत की विदेश नीति का जो आधार है वो ये सब चीजें हैं। लेकिन जो निबंध मुझे लग रहा है जो आएगा, बदलाव को लेकर आएगा। तो समझ लीजिए बदलाव कहाँ कहाँ दिखाना है आपको। सबसे पहला बदलाव आपको दिखाना है, जहाँ मैंने शुरुआत की थी आपसे, क्योंकि अब ना तो कोई उपनिवेश है, ना कोई साम्राज्यवादी है, ना रंग भेद है, तो अब इतना मसला बड़ा रहा नहीं। भारत समर्थन अभी भी कर रहा है, लेकिन अब चूंकि समस्या ही नहीं रही तो भारत कितना झेलेगा या कितना खींचेगा ऐसे। तो आप लिखेंगे भारत परंपरागत उद्देश्यों को आज भी लेकर पूरी तरह जागरूक है, लेकिन कुछ मुद्दे अब गैर प्रासंगिक हो गए हैं, तो इसलिए भारत ने भी समय के हिसाब से कुछ चीज़ों को जोड़ लिया है। परिवर्तन का मतलब यहाँ क्या किया है, चीज़ों को जोड़ा है, हटाया किसी चीज़ को नहीं। ठीक है। और उसमें है आर्थिक विकास, बहुत बड़ा परिवर्तन था। भारत लगभग 50 साल तक क्या रहा, एक सीमित अर्थव्यवस्था वाला देश, बंद अर्थव्यवस्था वाला देश। और जब से हमने विश्व के साथ मिलकर ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत की विदेश नीति में बड़े परिवर्तन आए हैं, है ना। तो इसलिए आज भारत की विदेश नीति जब भी किसी से डिसाइड होती है तो हम डिसाइड करते हैं कि आर्थिक सहायता देनी है, लेनी है, पूंजी निवेश कितना आ रहा है, व्यापार की घाटा है कि लाभ है, और अन्य आर्थिक गतिविधियों को हम आज भी केंद्र में रख रहे हैं। जैसे मैंने चाइना का उदाहरण आपको रिसेंटली दिया, ये ध्यान रखना है आप। ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं कि भारत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ क्या कर रहा है, एशिया डेवलपमेंट बैंक और जो कौन सा बैंक बना है उस पर बात कर रहा है ना। जो चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत ने मिलकर बैंक बनाई है। तो भारत अब इनके समानांतर अपने समर्थन में उन चीजों को खड़ा करते रहा है। ठीक है। भारत ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तब तक हमारे इन प्लान्स को सक्सेसफुल लागू नहीं किया जा सकता। तो आज भारत की अपनी नीति तो ये है, और अपनी नीति को सक्सेसफुल बनाने के लिए भारत को अपनी विदेश नीति में कुछ नए तत्व जोड़ने पड़े, ये जरूर लिखें आप लोग। ये है वो बदलाव जो आपको फोकस करने हैं। ठीक है। एक चीज ये बदलाव की स्थिति है। दूसरा बदलाव मैंने आपको क्या बताया, हथियारों को लेकर बताया। भारत ने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। खतरे की संभावना पर भी हम यूज कर लेंगे, दूसरा परिवर्तन है। क्योंकि जिस तरीके से हम चारों तरफ से दुश्मन राष्ट्रों से घिरे हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति में अब हम अपने ऊपर आक्रमण का खतरा नहीं ले सकते। इसलिए हम पहले अटैक तभी करेंगे, कर सकते हैं, जब हमारी सुरक्षा को खतरा होगा। दूसरा परिवर्तन आया है। इसलिए आया है क्योंकि तीसरा मुद्दा मिलेगा आतंकवाद, कि पिछले 20-25 सालों में आतंकवाद जिस तरह से पूरे विश्व के लिए खतरा बना है, तो उस संबंध में भारत ने अपनी विदेश नीति को बदला है या कुछ नई चीजें ऐड की हैं, जिसमें कि मैंने कहा हथियारों का प्रयोग भी शामिल कर दिया है भारत सरकार ने, है ना। और इसी के लिए भारत की विदेश नीति में एक नया एलिमेंट जुड़ा, अमेरिका से दोस्ती। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत और अमेरिका एक पायदान पर होंगे, और आज भारत और अमेरिका एक पायदान पर हैं। उसका एक बड़ा कारण आतंकवाद लिखेंगे। दूसरा बड़ा कारण आप लिखेंगे भारत का आर्थिक विकास की जो जरूरत है वो। तीसरा चाइना चाइना और पाकिस्तान का हमारे प्रति हमलावर होना। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रशिया को साइडलाइन कर दिया है, आज भी रशिया हमारा परंपरागत मित्र है। तो हम लिखेंगे हमने परंपरागत मित्रों के साथ साथ नई मित्रता के दायरे बढ़ाए हैं। ठीक है। जिसमें मिडिल ईस्ट में ईरान भी शामिल हो गया, फार वेस्ट में हमारा अमेरिका शामिल हो गया, पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। तो आज भारत की विदेश नीति में ऐसे देश ज्यादा जुड़ रहे हैं। उदाहरण तुरंत देना, लुक ईस्ट पॉलिसी। अब मोदी जी का योगदान आ गया यहाँ पर। अभी तक क्या थी, लुक ईस्ट। मोदी जी क्या बता रहे हैं, एक्ट ईस्ट बता रहे हो। ठीक है। क्योंकि वो मानते हैं कि भारत का विकास जो गेटवे है, थ्रेशोल्ड है, वो कौन बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बनेगा। और नॉर्थ ईस्ट का विकास तभी हो सकता है जब हम आसियान देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। आसियान देशों के साथ मिलकर आगे क्यों बढ़ना पड़ रहा है, उसका दूसरा कारण चीन का
साउथ चाइना सी में बढ़ता हस्तक्षेप है। तो भारत इस तरह से वहाँ भी उसे काउंटर करना चाहता है। यानी आज भारत की विदेश नीति में जो बदलाव आए हैं उसमें चाइना का फैक्टर भी जिम्मेदार है। ठीक है, एक फैक्टर और दिखाएंगे और वो है शीत युद्ध के बाद जिस तरह से एक ध्रुवीय विश्व बना, उसमें भारत को ये अवसर मिला है कि वो भी एक विदेशी ताकत एक बड़ी ताकत बन सकता है। तो साफ साफ लिखें कि पिछले 20 सालों में भारत ये महसूस कर रहा है कि भारत क्या है, अवसर है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन डिविडेंड है, यानी जनसंख्या का लाभांश हमारे पास है, हमारे पास पर्याप्त मुद्रा भंडार है, हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इन सब से हमें ये लगने लगा है कि भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है। ऐसी स्थिति में बदलाव भी या कुछ नई चीजों को ऐड ऑन करना जरूरी रहा है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, इसमें एक चीज और लिखेंगे। मोदी जी के आने के बाद भारत ने उन देशों की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है जिनसे हमारे विदेशी संबंध बहुत क्लोज नहीं थे, है ना। जैसे ईस्ट यूरोप के कई देश हैं, वेस्ट यूरोप के कई देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं। भारत का संबंध ब्राजील से बहुत अच्छा कभी नहीं रहा, अच्छा मतलब स्ट्रांग नहीं रहा, खराब तो कभी था ही नहीं, लेकिन भारत अब उधर बढ़ रहा है ना। तो अफ्रीका के कई देश हैं जिनसे भारत अभी तक दूरी बनाए हुआ था या बनी हुई थी, तो वो दूरी धीमे धीमे कम की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि आने वाले समय में अफ्रीका को कॉन्टिनेंट ऑफ द होप कहा जा रहा है, आशा का महाद्वीप है। यानी आने वाले समय में अगले 50 सालों में अगर पूरे विश्व को विकसित होना है तो अफ्रीका पर निर्भर होना पड़ेगा, वहाँ के संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो भारत अब उन रिसोर्सेज के लिए अफ्रीका से संबंध बना रहा है। अगली चीज, इन विदेशी संबंधों में पिछले कुछ समय से जलवायु परिवर्तन, समावेशी विकास ने बड़ी भूमिका निभाई है ना। जिस तरह से अमेरिका, चाइना और रशिया पीछे हटे हैं ग्लोबल वैश्विक जलवायु परिवर्तनों को लेकर, भारत ने वहां अपनी भूमिका और तेजी से बढ़ाई है। ठीक है, तो समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको लेकर भी भारत ने अपनी विदेश नीति में आवश्यक बदलाव जरूर किए हैं। क्लियर है? यही पैराग्राफ ऐसा है जो जनरली आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा और बाकी लोग भी उतना ध्यान नहीं देंगे इस चीज पर। ठीक है, तो अच्छे से 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ इस साइड में जरूर रखें, बदलाव की साइड में। ठीक है ना? आगे बात समझ में आता है? ठीक है, और कुछ बदलाव दिखा दें कि भारत की भूमिका अभी तक सॉफ्ट स्टेट की थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद अब वो सॉफ्ट स्टेट की छवि खत्म हो गई है। कि कैसे भारत ने 2 सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और ये क्या बदला लिया है ना, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। प्लस रिसेंटली जिस तरह से चाइना का अपोज किया, हमने स्ट्रॉन्ग अपोज किया, इससे हमारी सॉफ्ट नेशन की छवि थी, नरम राज्य की अवधारणा को भारत ने खत्म किया। ठीक है, तो आज भारत की स्थिति बदलाव है कि आज हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है। चाइना जैसे दुश्मन से भी हम क्या कर रहे हैं, अलग थलग नहीं हो रहे हैं सॉरी, उससे भी हमारे संबंध है, लेकिन सतर्क संबंध है। जैसे भारत पहले करता था ना, अमेरिका से दूरी बना ली, रशिया से दोस्ती कर ली, भारत ने बड़ा परिवर्तन किया कि अब किसी से